हिंदुस्तान भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी जो 2024 का चुनाव बीता है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। 97 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 743 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जो हार गई वो फिर लड़ेंगी। दरवाजे खुले हुए हैं। सरकारों का क्या है, वो तो आती जाती रहती हैं। जिंदा दिली इसी में है कि लोकतंत्र धड़कता रहे हमारे भारत का। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसा कभी होगा जो इन तस्वीरों में है? क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्य इतने लुंज पुंज हो सकते हैं कि जेन जी का झुंड बनाकर कुछ लोग भारत को भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बना दें? क्या भारतीय परिवारों में परवरिश की पकड़ इतनी ढीली हो सकती है कि माँ बाप अपनी जेन जी संतान को छुट्टा छोड़ दें और ये कहें कि जा बेटा, चढ़ जा संसद पर, घुस जा सुप्रीम कोर्ट में, जा फूंक दे मंत्रियों के घर, जला दे अपने ही देश को? अगर इसका जवाब है नहीं, तो फिर राहुल गांधी के जेन जी के नाम पर आह्वान का मतलब क्या था? और यह सवाल हम नहीं पूछ रहे, खुद राहुल गांधी ने यह नौबत इस देश के भीतर पैदा की है। भारत उनसे पूछ रहा है कि जेन जी को उनके ललकारने का मतलब आखिर है क्या? देश में तो बहुतों को पता भी नहीं होगा कि ये जेन जी आखिर हैं कौन, कौन सी जात हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, ओबीसी हैं, भूमिहार हैं या फिर कुछ और हैं। लेकिन नेपाल में 8-9 सितंबर के दृश्य देखने के बाद इतनी तो अकल इस देश को है कि जेन जी को पुकारने का यह सियासी पैटर्न बेहद खतरनाक है और यह आपदा में अवसर नहीं बल्कि आग को आमंत्रण है। राहुल गांधी तो कल शाम 7:05 पर 7 लाइनों की सोशल मीडिया पोस्ट करके आज वायनाड निकल गए, लेकिन अपने इरादों पर दिल्ली से पटना तक एक बहस छोड़ कर गए हैं। क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या राहुल को तख्ता पलट से ही सत्ता चाहिए? क्या राहुल जेन जी के कंधे पर बंदूक रख रहे हैं? क्या जेन जी को राहुल का न्योता मंजूर होगा? भारत का जेन जी लोकतंत्र ही चुनेगा या फिर हिंसा को चुनेगा? तो इन 5 सवालों के जवाब अगले कुछ मिनट में हम आपको बताने वाले हैं। राहुल गांधी के न्योते पर जेन जी का शुरुआती रुझान क्या है, खबर के अंत में वो भी दिखाने वाले हैं। बात राहुल गांधी के एक्स पर उस पोस्ट से जिसमें उन्होंने देश के युवाओं, स्टूडेंट्स और जेन जी का आह्वान किया था कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को तुम ही बचा सकते हो, वोटों की चोरी भी तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना विपक्ष के नेता का काम नहीं है। ये तो राहुल गांधी कल दोपहर में ही बोल चुके थे और फिर शाम को ही जिम्मेदारियों की ये गठरी उतारकर जेन जी के माथे पर उनकी ओर से सिर पर रख दी गई। राहुल गांधी सिर्फ युवा लिख सकते थे, उसमें सब आ जाते। वो सिर्फ छात्र भी लिख सकते थे, उसमें भी बड़ी संख्या का आह्वान होता, लेकिन उन्होंने जेन जी अलग से लिखा। बस यही शब्द पकड़कर बीजेपी ने चढ़ाई कर दी है। उन्हें अराजक बताया जा रहा है, अर्बन नक्सली सोच का भी करार दिया जा रहा है। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। जेन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आई। जेन जी के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानियां और भ्रम अब साकार नहीं होंगे। सियासत में शब्दों का बड़ा खेल होता है, लेकिन कई बार उससे भी बड़ा खेल होता है इशारों का। कई बार ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष लगातार जेन जी को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने के लिए उकसा रहा है। तीनों पड़ोसी देशों में अराजकता की टूलकिट से ही तख्ता पलट हुआ था। जेन जी के कंधे पर चढ़कर और पूरे देश को आग की भट्टी में झोंककर सत्ताएं पलटी गई थीं। जब इन देशों की संसद में जेन जी चढ़कर नाच रहा था, आग लगा रहा था,
लूटपाट कर रहा था, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को जला रहा था, अपने ही नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे। तो वहीं बीजेपी बार बार ये पूछ रही है कि चुनाव बार बार कई बार हारने वाला विपक्ष क्या यही पैटर्न जो दूसरे देशों में हुआ वो भारत में भी चाहता है। 8-9 सितंबर को जब नेपाल जल रहा था तो विपक्ष के कई नेताओं के मन में तभी हिलोरें उठनी शुरू हो गई थी। ऐसे बयानों का पूरा कलेक्शन है जिसमें वो भारत के जंजी को ललकार रहे थे। ये पूछ रहे थे कि तुम कब जागोगे। एक तरह से ताने दे रहे थे कि तुमसे अच्छा तो देखो नेपाल का जंजी है। लेकिन बहुत कुछ सीधे सीधे नहीं बल्कि इशारों में था। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना बिहार सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। जंजी को क्रांति का न्योता देने में राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे। कल वो दूरी भी उन्होंने पाट दी है। हालांकि कांग्रेस इसमें पलटकर पूछ रही है। राहुल गांधी ने कहा अराजकता फैलाई। राहुल गांधी ने कब कहा जंजी हिंसा करें? क्या बीजेपी जंजी को उपद्रवी मानती है? क्या बीजेपी की नजर में जंजी दंगाई हैं? ये कांग्रेस पार्टी के सवाल हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को जब अर्बन नक्सली बता दिया तो कांग्रेस के साथ और भी विपक्षी दल उन्हें सही ठहराने के लिए खुलकर मैदान में आ गए। वोट चोरी अगर होगी लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जंजी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सल्यूट राहुल गांधी। सर इनको घबराहट है कि अगर नौजवान खड़ा हो जाएगा तो इनका जो आज जिस तरह से इन्होंने सारे संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है वो खत्म हो जाएगा। सरकार से सवाल करना अर्बन नक्सल नहीं हो जाता। जो सरकारें कमजोर होती हैं, जो सरकारें जवाबदेह नहीं होती हैं, वो सवाल उठाने वाले लोगों पर इसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करती हैं। राहुल गांधी जी ने जब वोट चोरी पकड़ लिया और एक्सपोज कर दिया सरकार को, चुनाव आयोग को, तो भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। तो विपक्ष के तमाम नेता सामने आ गए और खुलकर राहुल गांधी की बातों को जायज बताने की कोशिश की जाने लगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि नेपाल में जंजी के मुद्दे आखिर थे क्या, और भारत में अगर जंजी को उकसाया जाता है तो उसे कहां तक देखा जा सकता है। नेपाल में जंजी की क्रांति की जड़ में 3 बड़े मुद्दे थे। पहला था बेरोजगारी और नौकरी की कमी, दूसरा था सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार और तीसरा था भाई भतीजावाद या परिवारवाद। सवाल यह है कि भारत का जंजी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति करता है तो आज किस ओर जाएगी? क्या वो अपनी मेमोरी से नेशनल हेराल्ड केस और डीएलएफ घोटाले को डिलीट करने के बाद क्रांति करने मैदान में उतरेगा? क्या गांधी परिवार को डिस्काउंट देगा? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति करने उतरेगा तो उसमें चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले को भी भुला देगा? क्या जंजी की भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति में लालू यादव परिवार को विशेष छूट दी जाएगी? परिवारवाद के मुद्दे पर भी आए तो भारत का जंजी जब परिवारवाद, भाई भतीजावाद के खिलाफ सड़क पर उतरेगा तो क्या गांधी परिवार को इस श्रेणी से भी बाहर रखेगा? नेहरू, इंदिरा से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक की फैमिली ट्री क्या जंजी भूल जाएगा? क्या परिवारवाद के खिलाफ भारत के जंजी के विद्रोह के दायरे में लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य नहीं आएंगे? या फिर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इसी परिवार के लोगों के ही सांसद बनते जाने के पारिवारिक चेन को जंजी भूल जाएगा? रही बात बेरोजगारी की तो जंजी कैसे तय करेगा कि कितना ठीकरा केंद्र पर फोड़ना है, कितना राज्यों पर जहां विपक्ष की सत्ता है? कई राज्यों में विपक्ष की भी सत्ता है। जंजी ये शब्द 8 सितंबर से लगातार सबके दिमाग में घूम रहा है और सियासत भी पूरी कोशिश करके इसे चिंगारी से आग बनाने में लगी हुई है। लेकिन उसके पहले यह भी जान लें कि ये जंजी आखिर हैं कौन, इनका नाम कहां से पड़ा।
दरअसल पीढ़ियों को कैटेगरी में बांटने की ये अवधारणा 20वीं सदी में कुछ अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने शुरू की थी। उन्होंने ही पैदा होने के समय के हिसाब से ये कैटेगरी तय की। 1946 से 1964 के बीच जन्म लेने वालों को बेबी बूमर्स की पीढ़ी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के माता पिता इन्हीं वर्षों में जन्मे थे, जो रेडियो और अखबार पर सूचना के लिए निर्भर रहे। इसी दौर की पीढ़ी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। 1965 से 1980 में जन्मे लोगों को जेन एक्स पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी ने टीवी, राशन कार्ड और लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल शुरू किया। इस पीढ़ी ने आधुनिक भारत की नई शुरुआत की। ये पीढ़ी बूमर्स, मिलेनियल्स की छाया में पली बढ़ी। जन वाई पीढ़ी ने 1981 से 1996 में जन्म लिया, जिसने लैंडलाइन फोन के दौर का विस्तार देखा। इस पीढ़ी के हाथ में पहली बार मोबाइल आया। जीवन में कई जन्मों का अनुभव एक साथ किया, इसीलिए इन्हें अधिक आत्म जागरूक माना जाता है। जन वाई पीढ़ी से मैं भी हूं। अब बात जन जेड की, जन जी, जिसने 1997 से 2010 के बीच जन्म लिया है। जन जी पीढ़ी स्मार्टफोन, वाईफाई और स्ट्रीमिंग को अच्छे से जानती समझती है। सर्च इंजन की मदद से ये अपना ज्ञान वर्धन करती है और अर्थव्यवस्था के बीच खुद का रास्ता तलाशती है। अब आ जाते हैं इसके बाद वाली पीढ़ी पर। 2011 से 2024 में जन्मे बच्चों को जन अल्फा कहा जाता है। ये बोलने से पहले ही स्वाइप करने वाली पीढ़ी है, जिसमें अभी से ही बेजोड़ डिजिटल दक्षता है। ये वो पीढ़ी है जिसने कोविड-19 जैसे महामारी का अनुभव बचपन में ही कर लिया। 2025 से 2039 तक पैदा हो रही या होने वाली पीढ़ी जेन बीटा है, जो उन्नत तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीने के लिए आई है। ये पीढ़ी वैश्विक जटिलता में जन्म लेने वाली है, लेकिन डिजिटल युग की क्रांति की साक्षी भी सबसे ज्यादा यही पीढ़ी बनेगी। और अब आते हैं इस खबर के अंतिम छोर पर कि भारत के जेन जी का रुझान आखिर क्या है। तो ये कि इसकी पहली तस्वीर देश के हजारों लाखों जेन जी ने कल रात से आज सुबह तक आईफोन 17 लेने के लिए लाइन में धक्के खाए हैं, मारपीट झेली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आज सुबह मुंबई से आई तस्वीरें हैं। जेन जी के हजारों लोगों ने 17 घंटे लाइन में लगने के बाद आईफोन 17 हासिल किया है। दिल्ली के साकेत मॉल में भी यही हाल था। देश का जेन जी कल रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर लाइन में लगा हुआ था, अपनी बारी के इंतजार में था। और आज सुबह विजयी मुद्रा में 1,34,000 का भगवा आईफोन लेकर ही वहां से बाहर निकला और फिर उस समय उनके चेहरे की रौनक देखने लायक थी। वो 5 बजे से उठे हुए हैं एक्साइटमेंट से कि हमें जाना है एप्पल स्टोर और आईफोन परचेज करना है। सर एप्पल के दीवाने हैं, तो एप्पल के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। इस बार इस कलर का ज्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन लव कलर। पिछले 6 मंथ से मैं एप्पल के ये कलर का वेट कर रहा था, जब से मुझे अनाउंसमेंट मिला था कि ऑरेंज, ऐसा था कि ऑरेंज कलर निकलेगा इस साल। मैं कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। भारत की जेन जी को आपने सुन लिया है। दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव की तस्वीर है, जहां आज नतीजे आए हैं, जिसमें जेन जी ने एबीवीपी को 3 सीटें जिता दी हैं और एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। एक तरह से एबीवीपी की पैरेंट पार्टी बीजेपी को जिता दिया और एनएसयूआई की पैरेंट पार्टी कांग्रेस पार्टी को हरा दिया है। इसकी खबर आगे विस्तार से जनहित में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और तीसरी तस्वीर भी अब आपके सामने रखते हैं। ये पटना की है। बिहार में चुनाव है। छात्रों के पास यही मौका है जिसमें वो सरकार पर, विपक्ष पर, दोनों पर ही दबाव डाल रही है, ताकि अपनी पढ़ाई, नौकरी और रोजगार को लेकर ज्यादा से ज्यादा मांगे मनवा सके, नेताओं को डरा सके कि अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर वोट नेता भूल जाए। तो ये अलग अलग जेन जी की तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी हैं। अलग अलग जगहों पर उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और बात मनवाने का अपना अलग तरीका भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।